जितना लोग शैंक्स को देखने के लिए बेकरार रहते हैं, उससे कहीं ज्यादा सभी को उसके भाई को देखने की पड़ी थी। बट देर सवेर वो इच्छा अब जाकर पूरी होती है। तो भाई लोग, हमें चैप्टर 1137 में उस मिस्टीरियस पर्सन का फेस और नाम रिवील हुआ है कि वो सच में है कौन। क्या ये सच में शैंक्स का भाई है भी, या फिर मेरी थ्योरी यहाँ पर सच होगी? लेट्स सी। इसके अलावा भी चैप्टर में काफी कुछ बताया गया है। होली नाइट्स की ट्रू इंटेंशन क्या है, और वो एल्बाफ में ऐसे क्यों घुसे हैं, और किंग हेराल्ड कौन था ये भी दिखाया गया है। तो अपना चैप्टर स्टार्ट होता है लूफी और उसके ग्रुप के साथ। लास्ट टाइम जिस तरह से लूफी और जोरो ने डिसाइड किया था कि वो लोग लोकी के पास जाकर डिसाइड करेंगे कि वो सच बोल रहा है या फिर झूठ, तो अब ये ऑरेस्ट कासल पहुंच चुके हैं। ये कासल किंग हेराल्ड की डेथ के बाद से ज्यादा यूज नहीं हुआ, बट जब ये लोग कासल पहुंचते हैं, ये नोटिस करते हैं कि डोर पूरी तरह से डैमेज्ड है और गार्ड भी यहां पर नहीं है। पर कमाल की बात यह कि डोर बाहर से नहीं बल्कि अंदर की साइड से टूटा हुआ है। जैसे ही ये लोग अंदर बढ़ते हैं, रोड कुछ मार्क्स की तरफ इशारा करके बताता है कि ये निशान तब के हैं जब लोकी ने किंग हेराल्ड को मारा था। जोरो कहता है कि जिसने भी ये निशान छोड़े हैं वो सच में काफी पावरफुल बंदा है। रोड बोलता है कि जैसे तुम्हें बताया गया है वो सब कुछ एकदम सच है। लोकी एक मॉन्स्टर है, बट किंग हेराल्ड भी काफी पावरफुल थे। पर इस बैटल के होने के बाद से इस कासल की किस्मत लिख दी गई थी। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, इनकी आंखें क्या देख रही हैं ये खुद डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। नाम ही अपने सामने के मंजर को देखकर बहुत डर जाती है। पूरा कासल बुरी तरह से डैमेज्ड है। फ्लोर पे काफी सारे जाइंट स्केलेटन पड़े हुए हैं। 100 से भी ज्यादा जाइंट वॉरियर उस दिन लोकी ने मार डाले थे। इस फियरसम बैटल से निकलने वाले बस जारूल और लोकी ही थे जिन्होंने जिंदा रहकर कासल के गेट को देखा था। ये बात थोड़ी सी यहाँ पर स्ट्रेंज है कि ओनली लोकी और जारूल ही वहां से बच के निकल पाए। लोकी का माना जा सकता है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसीलिए उसने सभी को पेल दिया, बट जारूल कैसे? इस बुड्ढे में क्या लोकी को संभालने की पावर आ गई थी? और अगर हम इन दोनों पैनल्स को देखें तो इसमें जो तलवार जारूल के सर में है वो सेम किंग हेराल्ड की जैसी लग रही है जो इस फोटो में उसने पकड़ी हुई है। सो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है कि जारूल किंग हेराल्ड को बचा नहीं रहा था, बल्कि वो इस किलिंग के पीछे था। या तो उसने लोकी का साथ दिया इस चीज के अंदर। दोनों ही एल्बाफ को शांत देखना नहीं चाहते थे। दोनों की आइडियोलॉजीज ही किंग हेराल्ड के जस्ट ऑपोजिट थी। सो ये हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है कमेंट से बताओ। आगे उन सभी स्केलेटन के ढेर में लूफी नोटिस करता है कि कुछ जाइंट्स के सर पे हॉर्न्स हैं जैसे ओर्स के होते थे, और इस बात को रोड एक्सप्लेन करता है कि कुछ जाइंट एंशिएंट जाइंट रेस के ब्लड को इनहेरिट करते हैं। भले ही वो प्योर ब्लड रिलेटेड नहीं है, पर किसी ना किसी कनेक्शन में उनके डीएनए में उनकी एक छाप रह गई है। वहीं दीवार पर हम एक पोर्ट्रेट को देखते हैं। इस पिक्चर को अपने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, बट उसमें ये क्लियर नहीं थी कि इसमें कौन कौन बंदा है। पर इस चैप्टर में हमें दिखाया जाता है कि इस फ्रेम में किंग हेराल्ड की फोटो है। किंग हेराल्ड जो एक बार्ड और फियरसम लुकिंग जाइंट था, जिसकी बड़ी बड़ी ब्लैक मस्टैच और बियर्ड थी। इसके साथ उसके सर पे 2 बड़े स्कार भी थे और एक लाइन वाला टैटू जैसा हमने रिप्ले के फेस पे देखा था। रोड पोर्ट्रेट को देखकर कहता है कि ये थे हमारे किंग हेराल्ड जो पीस चाहते थे और एल्बाफ को दुनिया से कनेक्ट करना भी। किंग हेराल्ड एल्बाफ की हिस्ट्री में सबसे ग्रेटेस्ट किंग माने जाते हैं। लूफी जैसे ही किंग हेराल्ड को देखता है वो खुद को रोक नहीं पाता और कहता है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। रोड बताता है कि जो मार्क्स किंग हेराल्ड के सर पे हैं वो इसलिए क्योंकि किंग हेराल्ड के सर पे ही पहले हॉर्न्स हुआ करते थे, पर उसने वो उखाड़ दिए क्योंकि उसका मानना था कि एंशिएंट जाइंट की ये ट्रेड लोगों को वॉर की याद दिलाती है बस। इस बात को सुनकर लूफी चौंक जाता और जोरो भी कहता है कि सच में किंग हेराल्ड काफी सुलझा हुआ आदमी था। रोड आगे बताता है कि हजरुद्दीन लोकी का रियल भाई नहीं है, बल्कि वो हाफ ब्लड ब्रदर है। हजरुद्दीन का जन्म हेराल्ड और जिस जाइंट वुमेन की वजह से हुआ था वो बाहर किसी कंट्री से थी, और एल्बाफ में बाहर के जाइंट को नीची नजरों से देखा जाता है क्योंकि ज्यादातर लोगों को मानना है कि एल्बाफ की ब्लड लाइन प्रिजर्व रहनी चाहिए। जोरो रोड से कहता है कि तो फिर तुमने एक हाफ ब्लड वाले हजरुद्दीन के अंडर में काम करने पे कैसे मंजूर करा? तुम भी तो एल्बाफ के जाइंट हो। इस बात के बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं, वो भी रोड का। वो बचपन में काफी बुलीड हुआ करता था, बस हजरुद्दीन को ही वो पसंद था, वो भी इसीलिए क्योंकि उसकी मैप ड्राइंग की स्किल काफी अच्छी थी। इसीलिए हजरुद्दीन रोड को अपना दोस्त बना लेता है। रोड बताता है कि हजरुद्दीन ने भी बचपन में काफी सारी इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन झेली है अपने हाफ ब्लड की होने की वजह से, पर स्टिल हजरुद्दीन ने एक ड्रीम देखा कि वो किंग ऑफ द ऑल जाइंट बनेगा। सिर्फ एल्बाफ के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जाइंट्स का
राजा, और उसने इसे पूरा करने के लिए काफी मेहनत भी करी। जैसे ही रोड ये सब कुछ बता रहा है, लूफी फ्लोर पर किसी को गिरा हुआ देखता है, पर तभी यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और हम नेक्स्ट पैनल्स पर अंडरवर्ल्ड को देखते हैं, जहां पर गुंको और उसका पति आई मीन पार्टनर जो लोकी को अपने साथ होली नाइट में शामिल करना चाहते हैं, बट वो मना कर रहा है। पर अब लोकी का फेस पूरी तरह से ब्लड में कवर्ड है क्योंकि गुंको कॉन्स्टेंटली उस पे अटैक कर रही है। गुंको अपने बूट्स को बड़ा कर लेती है ताकि वो लोकी के फेस पे डायरेक्ट अटैक कर पाए। लोकी को अच्छे से मारने के बाद गुंको बोलती है अब शायद तुम्हें समझ आए थोड़ी, पर लोकी इतना पिटने के बाद भी बोलता है कि जैसा मैंने कहा मैं अभी भी अपनी कोई भी मसल मूव नहीं कर पा रहा। तभी वो मिस्टीरियस पर्सन बोलता है कि अगर तुम ऐसा कर भी पाते तब भी उससे कुछ बदलता नहीं। आगे गुंको बोलते हैं कि हम तुझ जैसे लोअर क्लास को भगवान बनने का दर्जा दे रहे हैं, ये चीज तुम्हारे स्टेटस से बहुत दूर है, मगर हम खुद चल के तेरे पास आए इस ऑफर को देने। इसके आगे गुंको एक एरो क्रिएट करते हैं। ये एरो एक ट्रेजेक्टरी बनाता है जिसपे गुंको अटैक करेगी, जिसको देखकर लोकी चिढ़ जाता है और गुंको के अटैक के बारे में बताता है। इस अटैक में गुंको ने लूफी के राइट साइड को फेस पे किक किया और जैसे ही फेस उस इंपैक्ट से मुड़ा, गुंको तुरंत एक अपर कट मारती है। गुंको अपनी पावर्स पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। वो एक बार फिर लोकी से पूछती है कि क्या तुम गॉड्स नाइट को ज्वाइन करोगे, पर लोकी फिर से उसे मना कर देता है। जैसे लोकी ने बताया सेम वही अटैक गुंको करती है। एक लार्ज बूट और गॉन्टलेट के अटैक से लोकी बेहोश हो जाता है। जैसे ही बाकी एनिमल्स लोकी को बचाने के लिए आगे बढ़ते, गुंको उन सभी को पेल देती है। गुंको की एबिलिटीज काफी वर्सेटाइल है। एबिलिटीज लाइक वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, जिस तरह का कैरेक्टर लोकी को बताया गया है उसके अकॉर्डिंग तो लोकी को इन्हें ट्रिक करना चाहिए था। गुंको के पूछने पे उसे हाँ करना चाहिए था ताकि जैसे ही वो लोग इसे फ्री करे वो अपनी मॉन्स्टर स्ट्रेंथ के साथ उस पे अटैक कर सके। बट लोकी क्लियर मना करके बस वहां पर बैठा हुआ है, लाइक उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। जिस तरह से वो अपने फॉरेस्ट बीस्ट के लिए फीलिंग्स रखता है तो मोस्ट लाइकली वो लोगों पे ट्रस्ट करता है। सो हो सकता है कि जब लूफी ने उससे फ्री करने की बात करी तो लोकी अभी उसी के आने का वेट कर रहा हो। लोकी ने खुद को यहाँ पे प्रूव किया कि वो फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी काफी स्ट्रॉन्ग है। उसके पास इवन फ्यूचर साइट भी है, जैसा उसने गुंको के आगे यूज किया था। लूफी सेव्स लोकी, ये एकदम सेपरेट चैप्टर लग रहा है यहाँ पे। लोकी के बेहोश होने के बाद वो मिस्टीरियस पर्सन अपने क्लॉक को निकालता है और हम पहली बार उसे देखते हैं, जिसके इंट्रोडक्शन में पता चलता है द लीडर ऑफ गॉड्स नाइट फिगरलैंड शैमरॉक, यानी भाई का नाम है शैमरॉक। फिगरलैंड शैमरॉक बिल्कुल शैंक्स की तरह दिखता है, बस उसके फेस पे कोई स्कार नहीं है, लॉन्ग हेयर्स है और वो भी जो शैंक्स के पास नहीं है, गांड धोने के लिए हाथ। शैमरॉक जो यहाँ पर एकदम बैडएस लग रहा है, सेम अपने भाई की तरह पोज में खड़ा है, रॉयल ब्लड की तरह ड्रेस्ड अप है। खासकर लॉन्ग हेयर्स उसके ऑरा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसकी पावर रिवील होना एक इवेंट होगा। गुंको की तरह ये डेल फ्रूट यूजर होगा या फिर शैंक्स की तरह एक शॉर्ट्समैन, तुम्हें क्या लगता है कमेंट से बताओ। आगे शैमरॉक गुंको से बोलता है कि चेंज ऑफ प्लान्स, मरीजा को कांटेक्ट करो, हर एक बंदा यहाँ पर बेकार है। गुंको कहते हैं इंडीड, इसके मरने के बाद भी हमें कोई फायदा नहीं होगा। हमें यहाँ पर गुंको का डेल फ्रूट भी रिवील करा गया है, एरो एरो नोमी यानी एरो ह्यूमन। और एंड में शैमरॉक बस बेहोश लोकी को देख रहा और कहता है कि द फेरोसियस वॉरियर ऑफ एल्बाफ, जिन्होंने एंशिएंट टाइम में पूरे न्यू वर्ल्ड को जीत लिया था, हम किसी भी हालत में इन्हें वर्ल्ड गवर्नमेंट की कमांड में लेकर आएंगे, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। स्टोरी में हर बंदा लोकी के पीछे ही पड़ा है अब, जिसकी शुरुआत होल केक आइलैंड में हो गई थी, जहां पर बिग मॉम अपनी बेटी की शादी लोकी के साथ करा के एल्बाफ के जायंट की स्ट्रेंथ को अपना बनाना चाहती थी। वहीं पर सेम होली नाइट लोकी को रिक्रूट करके पूरे एल्बाफ पे कंट्रोल पाना चाहते हैं। यहां अभी भी एक एंगल रिवील होना बाकी है, हर बंदा लोकी से नफरत करता है, तो लोकी उन सभी पे राज करने की चाबी कैसे हुआ। यहां पर एक पीस तो मुझे मिसिंग लग रहा है। कुछ भी कहो, वैसे इस पैनल पे गुंको लग तो सेक्सी रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर काफी बढ़िया था, तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट्स में बताना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।